नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। खबरों की खबर हो या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे हमारे तमाम जनता रिपोर्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन किया। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी 12 राज्यों के सीएमओ को मंत्र दिया और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही साथ अपने दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने वाराणसी के कई इलाकों का भी दौरा किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ फीडबैक लिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में बीजेपी की क्या कुछ तैयारी है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम योजनाओं को लेकर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की और उनसे फीडबैक लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मंथन किया। मुख्यमंत्रियों के इस बैठक में बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। तो वहीं पीएम ने अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन स्वरवेद महामंदिर में सदगुरु सदा फलदेव विहंगम योग संस्थान के 98वें वार्षिकोत्सव में शिरकत भी की। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय काशी दौरा बहुत शानदार और ऐतिहासिक रहा, जहां शुरुआत काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन से की गई और आज 12 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण, जहां पर विकास के खाका तैयार किया गया और साथ ही आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा की गई। गुरुग्राम के खेड़कीदोला थाना क्षेत्र में करोड़ों की चोरी के मामले में एक नया मोड़ आया है। दरअसल शिकायतकर्ता कंपनी के खिलाफ आयकर विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि कंपनी ने 50 लाख की चोरी का मामला दर्ज करवाया था, लेकिन इस मामले में 7 करोड़ 30 लाख रुपए बरामद हुए हैं। अब आयकर विभाग इस बात की तफ्तीश में जुटा है कि आखिर कंपनी के पास करोड़ों रुपए कहां से आए। तो हरियाणा के खेड़कीदोला थाना क्षेत्र में करोड़ों की चोरी के मामले में नया मोड़ सामने आया है। दरअसल अब शिकायतकर्ता कंपनी पर ही जांच की तलवार लटक गई है। आयकर विभाग ने कंपनी को नोटिस जारी कर पूछा है कि कंपनी के पास इतना पैसा आखिर आया कहां से। आपको बता दें कि कंपनी ने 50 लाख की चोरी बताई थी, जबकि मामले में 7 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। अब आयकर विभाग ने कंपनी को नोटिस जारी कर दिया है कि आखिर कंपनी के पास करोड़ों रुपए कहां से आए। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर एसआईटी टीम ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल एसआईटी टीम का कहना है कि लखीमपुर खीरी हिंसा में जो कुछ हुआ वो एक सोची समझी साजिश थी, ना कि कोई हादसा। साथ ही एसआईटी टीम ने कहा कि किसानों पर एक योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया था। आपको बता दें कि सभी 14 आरोपियों के खिलाफ दर्ज गैर इरादतन केस को बदलकर अब हत्या के केस में दर्ज कर लिया गया है। साथ ही एसआईटी टीम की सिफारिश को सीजीएम कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी। यूपी के लखीमपुर खीरी की हिंसा को शायद ही कोई भूला हो। अब मामले में नया मोड़ आया है। केस की जांच कर रही एसआईटी टीम ने बड़ा खुलासा करते हुए हिंसा को एक सोची समझी साजिश करार दिया है। साथ ही एसआईटी टीम ने कहा कि पूरे योजनाबद्ध तरीके से किसानों पर हमला किया गया था। एसआईटी ने सभी 14 आरोपियों के खिलाफ दर्ज गैर इरादतन हत्या के केस को बदलकर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। तो वहीं एसआईटी की सिफारिश को भी सीजीएम कोर्ट ने अब मंजूरी दे दी है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि पीएम को अब गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को उनके पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि अब सच सबके सामने आ चुका है। गौरतलब है कि 3 अक्टूबर 2021 को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों की भीड़ को कार ने रौंद दिया था और 8 लोगों की मौत हो गई थी। श्रीनगर में आतंकियों ने पुलिस कर्मियों की बस पर अंधाधुंध फायरिंग की है। इस आतंकी हमले में हमारे 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, तो वहीं 10 से ज्यादा जवान अभी गंभीर रूप से घायल है। आपको बता दें, देर रात आतंकियों ने श्रीनगर के जेवन इलाके में पुलिस कर्मियों की बस पर फायरिंग की और वहां से फरार हो गए। आपको ये भी बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर निंदा जताई है और साथ ही पूरे मामले की विस्तार से जानकारी मांगी है।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों की एक बस पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 3 जवान शहीद हुए जबकि 12 जवान घायल हुए हैं। घटना के बाद घायल जवानों को तुरंत आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। सुरक्षा बलों की बस पर 2 से 3 आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। जवानों से भरी बस श्रीनगर के बाहरी इलाके में मौजूद जीवन में स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की तरफ जा रही थी। इस बस में जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस के 9वीं बटालियन के जवान सफर कर रहे थे। बनारस के बाद अयोध्या में होगा 12 मुख्यमंत्रियों का रेला। देश के अन्य स्टेट से, राज्य से जो 12 सीएम आने वाले हैं वो अपने परिवार सहित अयोध्या, हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि, रामलला का दर्शन करके अपनी उसको साकार करेंगे और सरयू आरती अपने परिवार संग 12 राज्य के सीएम, ये सरयू तट है, इसी सरयू तट पर अयोध्या, ये सरयू तट है जो यहीं आरती होगी और यही 12 राज्य के जो सीएम आएंगे शाम को आरती भी करेंगे। प्रशासन ने पूरी तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्था का पूरा अमला जमा पहनाया जा चुका है। गुजरात हो या राजस्थान हो या बिहार हो या मध्य प्रदेश हो, तमाम जो 12 राज्य के सीएम, वो डिप्टी सीएम जो पूरे परिवार सहित अयोध्या आ रहे हैं, वो राम की पैड़ी, हनुमानगढ़ी, रामलला, भगवान राम के मंदिर निर्माण का जायजा भी लेंगे और शाम को यहाँ दर्शन पूजन करेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके के सुरनकोट में आज आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ शुरू हुई थी और इस दौरान एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और बाकी के 2 आतंकवादी बच निकले हैं, लेकिन उनकी तलाश के लिए पूरे इलाके में घेराबंदी की गई है और उन्हें तलाशा जा रहा है। आपको बता दूं कि ये फॉरेस्ट एरिया है और इसी के साथ साथ इस इलाके में बर्फ भी पड़ी हुई है, जिसमें आतंकियों के तलाश के लिए कुछ दिक्कतों का सामना सुरक्षा बलों को करना पड़ रहा है। मारे गए आतंकी की पहचान कर ली गई है और मारे गए आतंकी सीमा के पार से इस ओर दाखिल हुआ है। ये 3 आतंकियों का ग्रुप था। एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और मारे गए आतंकी से भारी मात्रा में गोला, असला, बारूद भी बरामद किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज ओमाइक्रोन के 4 नए मामले सामने आए हैं। भारत में ओमाइक्रोन के मामलों की संख्या बढ़कर अब 45 हो गई है। ब्रिटेन में ओमाइक्रोन से एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। पहले की तरह इस बार भी महाराष्ट्र में ओमाइक्रोन के मामलों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने जनता से अलर्ट रहने की हिदायत दी है और प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील भी की है। बीते 24 घंटों में भारत में कोरोना के 5,700 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 252 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देश में ओमिक्रॉन के मरीज मिलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। भारत में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में अब तक कुल मामलों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। देश में ओमिक्रॉन के अब 45 केस सामने आ चुके हैं। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी चेताया है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट वैक्सीन को भी मात दे रहा है। इसी के साथ बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना के 5,700 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और 252 लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित एक मरीज की मौत हुई है, जिसके बाद अब हड़कंप मचा है। WHO भी लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है ओमिक्रॉन को लेकर। WHO का यह कहना है कि ओमिक्रॉन का संक्रमण बहुत तेज है। कोशिशें करें, उन तमाम नियमों का पालन करें, फिर वो चाहे मास्क हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, तमाम चीजें हो। आज प्रधानमंत्री ने 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जीत का मंत्र देते हुए विकास, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरे भारत में प्रधानमंत्री ने वाराणसी की जो थीम दी है, चाहे विश्वनाथ कॉरिडोर की बात की जाए, चाहे विश्वनाथ में काशी के क्योटो बनाने की बात की जाए, उसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में जो 2022 मिशन चुनाव है, उसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीखा प्रहार करते हुए विपक्षी पार्टियों को कहा कि इनको विकास मॉडल से भी कहीं न कहीं एलर्जी है। करोड़ों की चोरी मामले में बढ़ सकती है IPS अधिकारी धीरज सेठिया की मुश्किलें। ऐसा हम नहीं बल्कि STF के चीफ DIG
सतीश बालन का कहना है। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने इस चोरी को रफा दफा करने के लिए एक बड़ी रकम दी और इस सारे प्लान को बनाने वाला मास्टरमाइंड सचिंदर जैन नवल था। उन्होंने ये एसटीएफ की पूछताछ में बताया। तो करोड़ों की चोरी मामले में बढ़ सकती है दरअसल आईपीएस अधिकारी धीरज सेतिया की मुश्किलें। ऐसा हम नहीं बल्कि एसटीएफ चीफ डीआईजी सतीश बालन खुद बयान करने में लगे हैं। कैसे धीरज सेतिया ने इस हाई प्रोफाइल चोरी को रफा दफा करने के लिए मास्टरमाइंड डॉक्टर सचिंदर जैन नवल से बड़ी रकम के लेन देन कर वारदात को दबाने में बड़ी भूमिका निभाई है। सर्व कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल की हरियाणा सरकार के साथ बातचीत हुई। कर्मचारी नेताओं की हरियाणा सचिवालय में करीब 2 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन इस बातचीत का कोई ठोस हल नहीं निकला है। बैठक के बाद कर्मचारी नेता सुभाष लांबा ने कहा है कि आज की बातचीत के दौरान तमाम मांगों को सरकार के सामने रखा गया था, लेकिन आज की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद नहीं थे, लिहाजा कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लिया जा सका है। सुभाष लांबा ने कहा कि कई मांगों पर सरकार के साथ सैद्धांतिक तौर पर सहमति तो बनी है, लेकिन अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। सुभाष लांबा ने कहा कि आज की बैठक में जिन मांगों पर चर्चा हुई है और जो सरकार का जवाब है उसको लेकर सर्व कर्मचारी संघ की जल्द कार्यकारिणी की बैठक होगी और उसमें अगली रणनीति तैयार की जाएगी। लांबा ने साफ किया है कि आज के सरकार के रुख के बाद लगभग ये तय है कि सर्व कर्मचारी संघ एक बार फिर से आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। काबिले गौर है कि पिछले दिनों भी सर्व कर्मचारी संघ ने तमाम जिलों में अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद इन्हें बातचीत के लिए चंडीगढ़ बुलाया गया। किसान अपने घर जा चुके हैं। गाजीपुर यूपी गेट अब खाली हो चुका है, जहां खाली होने के बाद एनएचआई ने इसको अपने हैंडओवर कर लिया है और लगातार रोड को खोलने के लिए जो भी इंतजाम है उसको करने में लगी है। वहीं राकेश टिकैत ने आज एक पोस्टर जारी करते हुए ये संदेश दिया है कि वो कल 15 तारीख को अपने गांव सिसोली जाने वाले हैं, जिसमें सुबह 9 बजे एक भव्य प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें यहाँ से एक फतेह रैली का नाम दिया गया है, जिसमें राकेश टिकैत अपने पूरे किसानों साथियों के साथ यहाँ से मुरादनगर के मोदी नगर के रास्ते खतौली होते हुए सिसोली गांव पहुंचेंगे, जहां जगह जगह पर उनका भव्य स्वागत करने की भी किसानों ने और जो अन्य उनके सहयोगी हैं उनके द्वारा तैयारी की जा रही है। घर पर एक अच्छे से इंतजाम किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसान जो है स्वाभिमान की लड़ाई के लिए 13 महीने से लड़ रहा था, उस स्वाभिमान की लड़ाई को लेकर आज वो अपनी मांगे मनवाने के बाद स्वाभिमान के साथ अपने घर जा रहा है। जहां एक तरफ गाजीपुर यूपी गेट खाली हो चुका है, वहीं किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत ही जो यहाँ पर रुके हुए हैं, जो कल सुबह 9 बजे रवाना हो जाएंगे और गाजीपुर यूपी गेट पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। प्रदेश में खाद की समस्या पर बोले कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जल्द ही जो खाद की समस्या है वो दूर हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर जितनी खाद चाहिए उसको लेकर लगातार खाद आ रहा है और भी खाद मंगाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि जब भी किसी चीज़ की कमी होती है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ऐसी बात जब मार्केट में आती है तो कुछ लोग होते हैं जिनको 10 या 15 दिन बाद वो चीज़ चाहिए, वो भी लाइन में लग जाते हैं। तो इस प्रकार की समस्या पहले भी कई बार आ चुकी है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से खाद की समस्या लोगों को आ रही है उसके लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है और लगातार पर्याप्त मात्रा के अंदर खाद प्रदेश के अंदर लाया जा रहा है और जिस प्रकार की ये कुछ समस्या है जल्द ही इसका भी समाधान हो जाएगा। अब देखना होगा कि जिस प्रकार से हरियाणा सरकार के जो कैबिनेट मंत्री है कंवरपाल गुर्जर, उनका कहना है कि जल्द ही ये समस्या दूर हो जाएगी। वहीं खाद की किल्लत और परेशानी के चलते प्रदेश के अंदर किसान सड़कों पर उतर रहे हैं। फतेहाबाद के गांव बनगाम में मानसिक तौर पर परेशान चल रही एक महिला ने अपने 4 बच्चों सहित जहरीला पदार्थ निगल लिया, जिसके बाद महिला व उसके 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं 2 बच्चों को इलाज के लिए हिसार के निजी अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां दोनों बच्चे मौत से अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने उनके परिजनों के बयान के आधार पर आगामी जाँच शुरू कर दी है। परिजनों का कहना है कि महिला के पति की मौत कुछ दिन पहले हो गई थी, जिसके चलते महिला काफ़ी दिनों से परेशान चल रही थी। उसी के चलते महिला ने इतना बड़ा कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस ने महिला व उसके 2 बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या बड़ा खुलासा करती है। सीएम फ्लाइंग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। सीएम फ्लाइंग को
शिकायत मिली थी कि गांव गड़ी छाजू में कोई व्यक्ति क्लिनिक चला रहा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम व सीएम फ्लैग ने मिलकर गांव में छापेमारी की, जिसमें घर में ही एक युवक को क्लिनिक चलाते हुए मिला। वहीं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि उसके पास कुछ ऐसी दवाइयां मिली है जिसको वह यूज नहीं कर सकता था। वहीं टीम ने उसको पकड़कर समालखा के थाना के सुपुर्द किया और जो उसे दवाइयां मिली थी वह भी वहां पर जमा कराई। वहीं थाना प्रबंधक ने बताया कि सीएम फ्लाइंग व स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, जो जिसके खिलाफ पुलिस द्वारा आगामी कार्रवाई की जाएगी। चरखी दादरी पुलिस ने मास्क न पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए आज दादरी शहर के कई चौक चौराहों पर चालान काटे। इस दौरान पुलिस ने आमजन व मास्क न पहनने वालों को मास्क भी वितरित किए गए। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वायरस को लेकर जहां पूरा विश्व चिंता में है, इसी को लेकर आज चरखी दादरी पुलिस ने अभियान चलाते हुए मास्क न पहनने वालों के चालान काटे और उन्हें जागरूक किया गया। ट्रैफिक इंचार्ज ने आमजन को जागरूक करते हुए बताया कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं। इस दौरान पुलिस की ओर से मास्क न पहनने वालों को मास्क भी वितरित किए गए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत चौटाला ने आज अपने निवास पर जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी। मीडिया से बातचीत करते हुए रणजीत चौटाला ने कहा कि शीघ्र ही हरियाणा प्रदेश में लाइन लॉस कम करने का लक्ष्य रखा गया है। रणजीत चौटाला ने कहा कि पिछली सरकार में बिजली विभाग को 3700 करोड़ रुपए के घाटे में था, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सत्ता में आने पर विभाग को 370 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम करवट बदल रहा है और सुबह शाम ठंडी हवाएं चल रही है। और अगर मनाली की बात की जाए तो यहाँ पे सुबह से ही बादलों ने डेरा डालना शुरू कर दिया है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह से जो है बादल जो है इकट्ठे हो रहे हैं। मनाली की सामने की पहाड़ियाँ हैं और जिस तरह से जो मौसम विभाग ने जो अंदेशा जताया है कि आज शाम और कल जो है प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होगी, तो ऐसे में जो है सैलानियों ने भी मनाली की ओर रुख करना शुरू कर दिया। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि मनाली की माल रोड की तस्वीरें हैं, दिन की तस्वीरें हैं और यहीं पे अभी से जो है सैलानी यहाँ जुट रहे हैं और शाम होते होते यहाँ पे जो है पैर रखने को भी जगह नहीं होती है। तो ऐसे में सैलानियों के लिए भी जो है कल का दिन हो सकता है कि अगर ताज़ा बर्फबारी होती है तो इन्हें भी ताज़ा बर्फबारी देखने का मौका मिलेगा। पंजाब के फरीदकोट से गुरु ग्रंथ साहब की बेअदगी मामले को लेकर पंजाब पुलिस की एसआईटी एक बार फिर रोहतक की सुनारिया जेल में पहुंची है। हालांकि पंजाब पुलिस की एसआईटी दोबारा से यहां पर पहुंची है। इससे पहले ही एसआईटी की टीम 9 नवंबर को रोहतक की सुनारिया जेल में डेरा सच्चा सौदा के संचालक राम रहीम से मिलने के लिए यहां पर आई थी। डेरा सच्चा सौदा के संचालक रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे हैं। लगातार दूसरी बार यह एसआईटी पहुंची है। हालांकि पिछली दफा अगर बात करें तो 40 सवाल राम रहीम से किए गए थे। उसके बाद कुछ सवालों से राम रहीम बचते नजर आए थे और कुछ सवालों के जवाब राम रहीम ने दिए थे, लेकिन एसआईटी की टीम संतुष्ट नहीं हुई और आईजी सुंदरपाल सिंह की अध्यक्षता में जो एसआईटी आज सुबह फिर एक बार फिर राम रहीम से पूछताछ करने के लिए रोहतक की सुनारिया जेल में पहुंची है। अब सुबह 10:30 बजे के करीबन सुनारिया जेल में पहुंची थी। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। अब देखना ये होगा कि जब एसआईटी की टीम बाहर निकलेगी उनसे पूछा जाएगा कि राम रहीम से कितने सवाल किए, क्या कुछ सवालों के जवाब राम रहीम ने दिए, क्या एसआईटी संतुष्ट हुई या नहीं, इसके बाद ही जो है पता लग पाएगा।